नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री कैंपस के चैनल पर। मैं आपका दोस्त विनय रंजन और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आज ये चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और वो इस प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में रेट लॉ भी आपको दिया गया है। और इस रेट लॉ, जो दिए गए रेट लॉ है, इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या कह सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके विषय में जानना। तो देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया गया है उसको रेट लॉ, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। क्या है रेट लॉ? रेट इक्वल टू दिया गया है, यानी ये रेट आर इसी को कहते हैं, और ये दिया गया है के रेट कांस्टेंट, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इस पर पावर आप देख रहे होंगे यहाँ 1/2 है, और बी जो दूसरा रिएक्टेंट है इस पर इसका कंसंट्रेशन और इस पर पावर कितना है, 3/2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ये बताइए। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जो रिएक्टेंट होता है उसके घातांक को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो पावर है वो कितना है, 1/2, और यहाँ कितना है, 3/2। इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपका ये इस तरह से यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1, और फिर यहाँ वैल्यू 3 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, यानी वैल्यू हो जाएगा 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसा होगा, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जब आपने कैलकुलेट किया तो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर जो हो गया कितना आ गया, 2 आ गया। ये जो वैल्यू है इसी को कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर। और इस ये हम हमारा कैसा आ गया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे तो बनाने में भी आपको सुविधा होगा। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिया गया है, ये देखिए ए से बी, और ये बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है। का रेट लॉ दिया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेट लॉ यहाँ दिया गया है। और इसी रेट लॉ से हमें निकालना है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है दोस्त, एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझेंगे तो लिख सकते हैं। देखिए, ये दोनों का जो रेट है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, इसको आप ले आएंगे, और उसके बाद यहाँ जो पावर है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है उसको जोड़ देंगे। यही डिफिनेशन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी ये डिफिनेशन होता है। और जैसे ही आपने जोड़ा 1/2 प्लस 3/2, और दोनों को जोड़ने के बाद आपको आया कितना, देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाला तो 2 हो गया, और जब इसको सॉल्व किया तो ये 1, यहाँ पर सॉल्व किया तो 3, और इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 1 4, 4/2, यानी वैल्यू 2 हो गया। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये 2011 और 2016 है ना। 2011 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया। क्या है, कराए निम्नलिखित, यानी डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की परिभाषा दें। पहला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किए हैं, और जो ऑल ओवर ऑर्डर जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जब आपको दिया हुआ है, सॉरी रेट लॉ जब आपको दिया हुआ है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले उसी कैलकुलेशन को हम लोग पूरा किया। तो आइए इसको समझते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ डिफाइन हम लोग एकदम साधारण शब्द में लिखा गया है, द पावर, the sum of powers of the concentration terms of reactant in rate equation
और रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या आप कह सकते हैं कि वेग समीकरण में जो अभिकारक के सांद्रण के जो पद हैं उनके जो घातांक होते हैं उनके सम यानी उनके योग को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ऐसा क्वांटिटी होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही आप इसको डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, ये बात को ध्यान रखना है कि ये सांद्रण के पदों के जो अभिकारक है उसके सांद्रण के पदों के घातांकों के, देखिए पावर्स ऑफ घातांकों के सम होता है। सम मतलब योग होता है, ठीक है। और ये कहाँ रेट लॉ में होगा, और या रेट इक्वेशन जब आप लिखते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, अभिक्रिया की कोटि। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में कभी कभी ये अलग भी दिया जा सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड दिया गया है तो 2 नंबर का रहेगा, या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट रहता है वहाँ। ये ध्यान रखना होता है। या लिख देगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और आपसे पूछ जाएगा, फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन ज्ञात करिए, ठीक है ना, यानी रेट लॉ का, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन ज्ञात करिए। तो इस तरह से आपको 2 पार्ट में भी, 5 मार्क्स में भी जा सकता है। तो 5 मार्क्स में जब गया तो 2 पार्ट होता है, मतलब पार्ट बाय पार्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, और उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रण पदों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आइए थोड़ा सा और समझते हैं इसको, इसके विषय में। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेट अस अ केमिकल रिएक्शन। एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिए, जैसे ये क्या है, ए से बी, ए और बी मिल करके क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है। देखिए यह ध्यान रखिएगा, ये हमारा रिएक्टेंट है आर, और ये इधर जो बना है ये प्रोडक्ट है पी है। तो रेट लॉ किसके लिए लिखते हैं, रिएक्टेंट के पदों में लिखते हैं। ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसके पद में जब रेट लॉ लिखे तो ये के, और ये देखिए ए, 2 रिएक्टेंट है तो ए का कंसंट्रेशन और पावर एक्स, और उसके बाद बी का कंसंट्रेशन पावर वाई। देखिए यहाँ पर ए और बी पावर नहीं दे रहे हैं, ये स्मॉल ए है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में नहीं दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। आप इसको एक्टिव मास, जो आप लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं उससे ये थोड़ा डिफर है, इसका ख्याल रखना है, ठीक ना। यानी किस रूप में, ये जो पावर होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दर्शा, इसी दोनों को जोड़ते हैं x प्लस वाई, तो यही कहलाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ये होता है कैसा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, यानी प्रायोगिक मात्रा होता है। अभिक्रिया की कोटि जो होता है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा होता है, प्रायोगिक मात्रा होता है, एक प्रायोगिक मात्रा होता है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था, क्या था भाई, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखिए यहाँ एक था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताइए, और दूसरा है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बताइए। यानी अगर ये 1 मार्क्स का है और ये भी 1 मार्क्स का, टोटल मिलाकर 1 + 1 ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरह का। तब पहला भाग आपका हुआ है कंप्लीट, अभी दूसरा भाग बचा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी को बताना होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करना। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को
प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास निश्चित तौर पर कुछ मात्रा में एनर्जी होता है, जो मिनिमम एनर्जी होता है, जिसके कारण ही वो कोलाइड करता है और कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो मिनिमम अमाउंट है वो नहीं उतना पुर पाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के आसपास, तो हम लोग क्या करते हैं, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जोड़ते हैं। जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी का। पहले आप समझिए क्या होता है, पहले हमें समझना होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका प्रीवियस क्लास में हमने बताया भी था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आइए समझते हैं अगला पॉइंट को। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी कंटेनिंग बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं के पास निश्चित तौर पर उपस्थित होने चाहिए जिससे कि वह प्रतिफल में बदल सके, प्रतिफल में बदल सके, ठीक है ना। अभिकारक के अणुओं के पास यानी कोलाइड जब वो करता है तो उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिससे कि वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रतिफल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रतिफल में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जैसे देखिए ये ए है और ये प्लस बी है, ये दोनों कोलाइड करके यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। ये रिएक्टेंट भाग है, ये कैसा भाग है, रिएक्टेंट है। और ये दोनों कोलाइड करके एक क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। और हम लोग जब एक्टिवेशन एनर्जी का डिस्कशन कर रहे थे, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जितने भी कॉलिजन्स होते हैं वो सभी के सभी कॉलिजन्स, जितने भी टोटल कॉलिजन्स आप उसमें जब पढ़ते हैं तो सभी इफेक्टिव नहीं होते हैं, कुछ इनइफेक्टिव भी हो जाते हैं, होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन के लिए काम कर रहे हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन जो होगा तो उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिससे कि वह कन्वर्ट कर देगा किस में, प्रोडक्ट में। और वह अगर इनइफेक्टिव हो जाता है तब हम उसमें एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें। और जब वो जोड़ते हैं, जो बाहर से सप्लाई जोड़ते हैं, यानी कह सकते हैं कोई न्यूनतम ऊर्जा हम लोग जोड़ते हैं जिससे कि वह किसमें, प्रतिफल में बदल जाए, तब वह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले ये कोलाइड कर, कोलाइड करने के बाद ये किसमें, प्रोडक्ट में अगर प्रतिफल में बदल गया तो इसके अंदर जो न्यूनतम ऊर्जा होता है वही कहलाता है क्या, का थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। अगर इससे कम जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलाते हैं, मतलब जोड़ते हैं। और जैसे ही जोड़ते हैं योगात्मक ऊर्जा उसको कहते हैं, तब वह किसमें, प्रतिफल में बदल जाता है, तो वह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। पहले से जब मौजूद एनर्जी है तो वही एनर्जी आप सिंपल अपने भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि अपने जो अभिकारक के अणु है उसके अंदर मौजूद एनर्जी जो होता है उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए स्पष्ट रूप से बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इज इसका जो वैल्यू है आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.0005 मिनट पर मिनट दिया हो। 2021 का क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे कि क्या गिवन है, गिवन दैट, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 0.0005 और ये है मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स है। यानी अभिक्रिया कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। यही फार्मूला होता है, इसके लिए होता है जब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। यही ना लिखते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये हो गया क्या, हाफ लाइफ पीरियड, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे।
आपको निकालना है टी हाफ इक्वल टू 0.693 और डिवाइडेड बाई के का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये के का वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.0005, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए जगह हम छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन आपको काम करना है ना। आप इसको कैलकुलेट करके डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ना, ऐसे भी आप देख रहे हैं 693 और ये कितना है 000, यानी अगर आप यहाँ पर देंगे तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक, तो माइनस ये 10 टू द पावर ये 4 हो जाएगा। और इसको अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ से हटाएंगे तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, होगा ना। तो अब हटा दीजिए और क्या। अब आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार का होगा, 693 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 1, यहाँ पर 1 बचेगा, ये तो ये कट जाएगा ना, कुछ कटेगा तो यहाँ पर आपको कितना बच जाएगा, थोड़ा सा इसको हम ऐसे सॉल्व कर, 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड 10 टू द पावर 3, एक ही ना बचेगा पावर, ठीक है। यानी इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 693 डिवाइडेड, इसको लिख देते हैं पूरा इस तरह से, और डिवाइडेड बाई 5। जब इसको भाग आप देंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम रफ में कर लेते हैं कैलकुलेशन, 6930 और ये है 5, पहले ये आ जाएगा 1 से, यहाँ हो जाएगा 5 और ये उसके बाद वैल्यू हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये फिर 9, तो 3 से आ जाएगा यहाँ, उसके बाद ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 3, यहाँ 8 हो जाएगा, उसके बाद ये 40, उसके बाद 0 और ये 6 हो जाएगा, 1386 यानी सॉल्व करिएगा तो 1386 और ये किस में, मिनट में आ जाएगा। यही वैल्यू आपको आ जाएगा, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का नॉमेरिकल भी आप साधारण छोटा छोटा नॉमेरिकल भी पूछा जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, यानी इस बार हाफ लाइफ दिया हुआ है कि हाफ कितना दिया हुआ है, 10 मिनट है, 10 मिनट हाफ लाइफ दिया हुआ है। और कह रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, और इस बार कह रहा है कि रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करिए, यानी इस बार के का वैल्यू है ना, वैसा ही फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया क्या, गिवन दैट दिया हुआ है कि, दिया हुआ आपको टी हाफ दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, के का वैल्यू निकालना है, तो देख लिखेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए। तो जैसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखिएगा, ये टी हाफ बराबर आप फॉर्मूला लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई के। इस बार आपको के निकालना है, तो के निकालना है तो ये फार्मूला को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो किस प्रकार से, यहाँ हो जाएगा के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई यहाँ टी हाफ। अब टी हाफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू ये 10 है, ठीक है। और जैसे ही ये 10 दिया हुआ है तो अब आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया, क्या करेंगे, इससे आपको इसको डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा कितना, हो जाएगा के बराबर 0.0693 और ये मिनट इनवर्स में, यही वैल्यू आपका आ गया के का, राइट। तो इस तरह से आप इस तरह का नोमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही साधारण नोमेरिकल आता है, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं आता है, फार्मूला वेस्ट होता है। अगर आप फार्मूला मालूम है तो आप बना सकते हैं, नहीं फार्मूला मालूम है तब तो फिर क्या बात है, कहना क्या है ना। देख रहे हैं ना कि आपको केवल फार्मूला, ये 2 फार्मूला है और ये 2 फार्मूला से आपने अभी अभी 2 लगातार क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है।
अमूमन जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स का रहेगा तो एकदम अच्छे ढंग से फ्रेश साफ सुथरा लिखना है। लिखिएगा, नंबर काटने का गुंजाइश नहीं के बराबर रहेगा, मतलब अच्छा से आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन को आप एकदम प्रयास करना है कि पूरे अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए इस सब में, इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि सो डैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कह रहा है कि प्रमाणित करिए, है ना, प्रमाणित करना है यहाँ पर। कह रहा है कि प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल आरंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ये लिखा गया है क्या? इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करता है लिखना है, निर्भर करता है। आरंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, नहीं, निर्भर नहीं करता है, यहाँ नहीं लिखना हो। हिंदी में ठीक है, सॉरी इंग्लिश में ठीक है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र। यहाँ देख रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट है। और ये 2012 और 2014 का क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र, ठीक है ना। तो इसका मतलब निर्भर नहीं करता है ना, ये ना लिखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, उसको ठीक कर लेना है। क्लियर? अब आइए, अब इसको प्रमाणित करना है। कैसे करेंगे भाई? तो आइए, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, व्यंजक, ठीक है। तो आपको व्यंजक का वैल्यू याद रहना चाहिए। के बराबर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है उसको लिखना है। तो के बराबर कितना होता है? 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पर ये आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई आर, ये टी कंसंट्रेशन टी पर, ठीक है। तो अब आप जैसे ये वैल्यू आपने लिखा तो ये आपका वैल्यू किसका हो गया? रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन आपसे है कि ये बताइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होता है उसका जो अर्ध जीवन काल है वह उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं होता है, यानी उससे स्वतंत्र होता है। ये साबित करिए। आइए समझते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब व्हेन टी टाइम जो होगा टी हाफ होगा, देन तब तब क्या होगा? तब आप देखेंगे कि जो आर टी है, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये हो जाएगा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इसका हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। और जैसे ये वैल्यू आपको पता हो गया, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखा है, इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे, नाउ अब putting this value, putting this value in equation, in above equation, above लिख देते, in above equation, परिक्त इक्वेशन में इसका वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। और जैसे ही इसका मान रखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के बराबर के इक्वल टू, ये तो रहेगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी के जगह पर हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log बेस 10, और आर नॉट तो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन है ही, लेकिन आर टी जो है टी पर, तो उसका टी हाफ हो जाएगा इनिशियल का, ऐसे। क्लियर है? अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के बाद देखिए इसको टी को इधर ले आइए, टी हाफ को यहाँ ले आया, और उसके बाद ये देखिए 2.303 डिवाइडेड बाई ये के हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों कट जाएगा, देखिए कट जाएगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी log बेस 10 और ये 2। उसके बाद हम लोग log 2 का मान रखेंगे। log 2 का मान कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0.301 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा के, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे यही वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, यानी फाइनल अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, टी हाफ का वैल्यू, थोड़ा सा इस साइड में हम यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। टी हाफ का जो वैल्यू आपका आया है वो कितना आया है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के आया, यही ना आया है। अब इसमें बताइए क्या कोई इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। इट इज क्लियर दैट ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, थोड़ा जगह कम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज क्लियर दैट हाफ लाइफ इस तरह से लिख देते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent from its initial concentration initial concentration। अर्थात हम कह सकते हैं यह स्पष्ट है कि अर्ध जीवन काल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल उसके आरंभिक या प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, या उस पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत आसानी ढंग से आप इसका जवाब लिख सकते हैं और पूरा के पूरा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा किया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिखने के लिए अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, रिवीजन आपका हो गया। अगर नहीं है, अगर भूल गए हैं किसी कारणवश, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। कह रहा है हाउ मच टाइम will it take to reduce 75% of its initial concentration, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेंड इनवर्स है। वेग स्थिरांक यानी के का मान 60 सेकेंड इनवर्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आप प्रथम कोटि अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो कह रहा है इस अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये बताइए। तो आइए एक एक करके समझेंगे, कैसे नहीं आएगा। आइए अच्छे ढंग से यहाँ हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखना है, यानी लिखना है, तो पहले गिवन डाटा लिख लेते और अच्छी बात होगा। गिवन डैट दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है तो के का वैल्यू है वो कितना है, के का वैल्यू है 60 सेकेंड इनवर्स, ये आपको के का वैल्यू दिया है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू 100, कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लिया गया, 100 मान लिया। और जैसे ही 100 मान लिए तो कह रहा है कि 75% जब पूरा हो जाएगा तो कितना समय हो जाएगा,
यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इनिशियल आपको पता है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई t, और ये हो जाएगा log a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, तो a बाई a माइनस एक्स यहाँ लिखा, t को इधर भेज सकते हैं, t बराबर कितना 2.303 डिवाइडेड बाई a, और ये log हो जाएगा कितना a बाई a माइनस एक्स। ये जो a है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये x जो है कितना 75% होने जब होता है उस समय का पूरा जो प्रतिशत है वो वैल्यू लिख देंगे। तो इस फॉर्मूला से भी हम याद कर सकते हैं, या फिर अभी जो थोड़ा देर पहले हमने लिखा है, और एक और फॉर्मूला जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है भाई, तो यो लिखा था कि t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा k, और यहाँ हो जाएगा log, ये होगा आर नॉट बाई आर टी, यानी टाइम t पर कंसंट्रेशन बेस 10 होता है सब में, यहाँ ध्यान रखना ये सब क्या वैल्यू बेस 10 में रहता है। ये हमारा फार्मूला होता है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लागू होता है। इसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब आपके पास जैसे ही ये बात पता चल गया, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लिया, तो हम चाहते हैं इस फॉर्मूला पर पहले आपको बता दें, उसके बाद फिर इस फॉर्मूला पर भी, दूसरे नंबर फॉर्मूला पर भी आप बना सकते हैं। तो आइए हम पेज एक चेंज करते हैं, ये रहा। देखिए क्या फॉर्मूला हमने क्या माना था, यहाँ जो वैल्यू लेट ए इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए बराबर कितना 100, और दूसरा है a माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स 75। इसीलिए ये जो वैल्यू आपके पास आया t इज इक्वल टू कितना 2.303 डिवाइडेड बाई k, और k का वैल्यू ये 60, और ये आ गया कितना log a, तो a कितना 100 बटा में कितना 100 माइनस कितना 75 है। अब आपके पास वैल्यू क्या आएगा, t इक्वल टू 0.303 डिवाइडेड बाई ये 60, और यहाँ हो जाएगा log, देखिए घटाइएगा वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 60, और ये हो जाएगा log 25 चौका कितना 100 हो जाएगा, और 2 पर पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये आगे डिवाइड होगा 2.303 और गुना 2, और log 2 भी होगा डिवाइडेड बाई कितना 60। थोड़ा और सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे 2.303 गुना 2, और log 2 का वैल्यू होता है 0.301, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 60। क्या अब इसका वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ तक सॉल्व किया, अब इसको इस साइड में बढ़ा करके आते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t इक्वल टू ये कट जाएगा यहाँ, ये देखिए इसको इसको काटेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और तब आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.03 गुना, यहाँ हो जाएगा कितना 0.301, और डिवाइडेड बाई होगा 30। अब इसको आप गुना करेंगे, सॉल्व हो जाएगा वैल्यू, ये पूरा गुना करिएगा 0.693 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना 30। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो सेकंड में आपको आ जाएगा कैलकुलेशन, ये आपको सॉल्व करना। ठीक है, आप सॉल्व करके आप यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो आपको आगे भाग निकालिएगा, आपका आ जाएगा। अच्छा, एक दूसरा और था, उस पर कैसे बनाएंगे, तो देखिए दूसरा जो आप देखे थे उस पर आर का वैल्यू यहाँ पर आपको तो स्पष्ट है, आर नॉट कितना, आर नॉट का वैल्यू आप क्या ले लेंगे, आर नॉट का कह रहा है, ये जो आर नॉट आप इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिए, यानी यहाँ पर मेथड
सेकेंड। दूसरा मेथड अगर आप लगाते हैं तो दूसरा मेथड में क्या लगाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास यानी आर नॉट, ये जो है आर नॉट, आर नॉट का वैल्यू आपके पास आ रहा है 100, ठीक है। तो आर टी कितना होगा, आर टी टी पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100 का 75%। कितना हो जाएगा, 75%, यही ना, में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आर नॉट माइनस, ये हो जाएगा 100 माइनस 100 का 75%। अब तो होगा, अब इसको जब सॉल्व करें ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा 100 माइनस 75 यानी ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 25। और उसके बाद ये फार्मूला अगर आप लगाइएगा, ए यानी टी बराबर 0.30 डिवाइडेड बाई के, और ये हो जाएगा log 10, यहाँ होगा आर नॉट बाई, ये हो जाएगा आर टी हो जाएगा बराबर 0.303। और के का वैल्यू कितना होगा भाई, के का वैल्यू आपका हो जाएगा, के का कितना, हाँ दिया हुआ है 60, और ये हो गया लॉग यहाँ 100 बटा में देखिए आर टी जो वैल्यू है टी टाइम पर 25, ये हो गया 25 वैल्यू कंसंट्रेशन का। अब इसको सॉल्व करिए तो ऐसा ही 4 आ गया, देखिए 0.303 डिवाइडेड बाई 60, और लॉग जब 4 आ गया तो 2 पर पावर, फिर ये वैल्यू आ जाएगा वैसा ही, ये जो वैल्यू है देख रहे हैं ना, वैसा ही वैल्यू यहाँ पर टी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, हाँ बशर्ते कोई एक मेथड से बनाएंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एक मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि पूरा जो सब्जेक्टिव है जो 2 मार्क्स के लिए था, जो प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन अब आपका हो गया है। तो अगले क्लास से हम 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये लगातार एक एक करके पढ़ते आ रहे हैं, और सभी का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स आपको भी तैयार होता जा रहा होगा, और बाद में ये और रिवीजन में हमें फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको लेकर के, ठीक है। जय हिंद।